वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो। मैं लाया हूँ केमिकल काइनेटिक्स का और एक वीडियो। आज इस लेक्चर वीडियो में हम क्या करेंगे, हम देखेंगे रेट लॉ एंड प्रोपोज्ड मैकेनिज्म ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। मतलब रेट लॉ से हम रिएक्शन का मैकेनिज्म या मैकेनिज्म से हम रेट लॉ को कैसे डिराइव कर सकते हैं, ये आज हम लोग देखेंगे। तो बच्चों कॉपी एंड पेन लेकर रेडी हो जाइए, बहुत ही अच्छे से लेक्चर को आप सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज। तो करते हैं स्टार्ट बच्चों। देखो बच्चों, रिएक्शन दो टाइप का होता है, एक एलिमेंट्री रिएक्शन होता है और एक होता है आपका कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ये आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मल्टीपल एलिमेंट्री स्टेप्स से बनता है, ठीक है। अभी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में ये एलिमेंट्री स्टेप्स क्या क्या होगा या कितना एलिमेंट्री स्टेप्स होगा, अब एलिमेंट्री स्टेप्स में कौन सा स्टेप स्लो है, कौन सा स्टेप फास्ट है, ये सारे चीज़ बताने के लिए या रिएक्शन का मैकेनिज्म या कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मैकेनिज्म को बताने के लिए हमें रेट लॉ चाहिए होता है। रेट लॉ से हम रिएक्शन का मैकेनिज्म को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को समझने के लिए उसका मैकेनिज्म जानना बहुत ज़रूरी होता है। और मैकेनिज्म को हम कैसे समझ सकते हैं या कैसे कर सकते हैं प्रिडिक्ट, बाय यूजिंग रेट लॉ, ठीक है बच्चों। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम रिएक्शन का मैकेनिज्म देखेंगे और उस मैकेनिज्म से रेट लॉ को डिराइव करेंगे। उसके बाद देखेंगे वो रेट लॉ एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ से मैच कर रहा है नहीं। तो देखो, आज आपके पास प्रोपोज्ड मैकेनिज्म दिया रहेगा, उस प्रोपोज्ड मैकेनिज्म से हम रेट लॉ को डिराइव करेंगे। उसके बाद देखेंगे ये रेट लॉ एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ से मैच कर रहा है नहीं। मतलब आज का टॉपिक क्या है, आज का टॉपिक यही है, प्रोपोज्ड मैकेनिज्म से रेट लॉ को डिराइव करना, ठीक है। आज का यही टॉपिक है, प्रोपोज्ड मैकेनिज्म से रेट लॉ को डिराइव करना। अब देखो, प्रोपोज्ड मैकेनिज्म से रेट लॉ को डिराइव करने के लिए दो तरीका होता है। एक तरीका होता है यूजिंग रेट डिटरमाइनिंग स्टेप या RDS मेथड। दूसरा तरीका होता है स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन ऑफ रिएक्टिव इंटरमीडिएट एग्जाम्पल के थ्रू से हम इन दोनों प्रोसेस को समझेंगे या दोनों मेथड को समझेंगे, ठीक है। दोनों मेथड से हम प्रोपोज्ड मैकेनिज्म से रेट लॉ को डिराइव कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको अभी एग्जाम्पल दूंगा, उस एग्जाम्पल से इन दोनों मेथड को समझाऊंगा, ठीक है बच्चों। बच्चों एक चीज़ आप अच्छे से ध्यान रखना, एक्चुअली में रेट लॉ से हम मैकेनिज्म को प्रपोज करते हैं, ठीक है। लेकिन आपके एग्जाम में क्या दिया रहेगा, प्रोपोज्ड मैकेनिज्म दिया रहेगा, उसके बाद आपको रेट लॉ पूछा जाएगा। फिर से सुन लो, एक्चुअली में रेट लॉ से हम मैकेनिज्म को प्रपोज करते हैं, मैकेनिज्म से हम रेट लॉ को प्रपोज नहीं करते हैं, डिराइव नहीं करते हैं, ठीक है। आपके एग्जाम में ऐसा हो रहता है, प्रोपोज्ड मैकेनिज्म दिया रहेगा, उसके बाद आपको रेट लॉ डिराइव करना पड़ेगा। तो बच्चों यहाँ पे एग्जांपल देखो, डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोन गैस। यहाँ पे रेट लॉ दिया है, इसका देखो फर्स्ट ऑर्डर है, ठीक है। अब प्रोपोज्ड मैकेनिज्म दिया है, देखो यहाँ पे इसका प्रोपोज्ड मैकेनिज्म दिया है। ये रिएक्शन दो स्टेप पे बनता है, एक ये पहला स्टेप है, ये सेकंड स्टेप है, ठीक है। अब इस प्रोपोज्ड मैकेनिज्म से हम इस रेट लॉ को डिराइव करेंगे। चलो देखते हैं प्रोपोज्ड मैकेनिज्म से ये रेट लॉ डिराइव हो रहा है नहीं। तो सबसे पहला मेथड क्या है, सबसे पहला मेथड है RDS मेथड। अब देखो बच्चों, पहले स्टेप में देखो एटॉमिक ऑक्सीजन बना है। अब एटॉमिक ऑक्सीजन क्या होता है, हाईली रिएक्टिव। एटॉमिक ऑक्सीजन होता है हाईली रिएक्टिव। तो हाईली रिएक्टिव स्पीसीज जब रिएक्ट करेगा, उस रिएक्शन का रेट क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा होगा। तो इससे हम ये कह सकते हैं सेकेंड स्टेप बहुत ही ज़्यादा फास्ट है, बिकॉज सेकेंड स्टेप में एटॉमिक ऑक्सीजन रिएक्टेंट है। सेकेंड स्टेप में एटॉमिक ऑक्सीजन रिएक्टेंट है, इसलिए सेकेंड स्टेप में रिएक्शन का रेट क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। मतलब K2 का वैल्यू K1 से बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। तो देखो
तो पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप है आपका स्लोएस्ट स्टेप, इसी को हम बोलेंगे RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। स्लोएस्ट स्टेप को बोलते हैं हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। एंड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के ऊपर रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है, ये आप लोगों को ऑलरेडी पता है। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन RDS, ये आपको ऑलरेडी पता है। देखो पहला स्टेप, दोनों स्टेप तो एलिमेंट्री है। पहला स्टेप देखो एलिमेंट्री, अब एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये भी आपको पता है। फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन मॉलिक्यूलरिटी इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो यहां पे हम लिख सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इज एक्चुअली क्या है? रेट ऑफ और रेट ऑफ RDS को हम क्या लिखेंगे? देखो RDS यहाँ पे एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो इसको हम लिख देंगे K1 इंटू O3। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू क्या हो गया है? K1 इंटू O3। और यही देखो हम लोग का रेट लॉ है। तो RDS मेथड से देखो ये रेट लॉ आ गया है। ठीक है बच्चों, बहुत ही आसान है ये। अब नेक्स्ट मेथड देख लेते हैं, दैट इज स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन ऑफ रिएक्टिव इंटरमीडिएट। देखो बच्चों, मेथड बी में क्या कहा जाता है? यही कहा जाता है कि रिएक्टिव इंटरमीडिएट का कॉन्सेंट्रेशन थ्रू आउट द रिएक्शन मोस्ट ऑफ द टाइम में कांस्टेंट रहता है। ऐसा क्यों? देखो यहाँ पे देखो पहले स्टेप में देखो रिएक्टिव इंटरमीडिएट बन रहा है। पहले स्टेप में देखो रिएक्टिव इंटरमीडिएट बन रहा है और दूसरे स्टेप में देखो रिएक्टिव इंटरमीडिएट डिकम्पोज हो रहा है। मतलब एक स्टेप में बन रहा है और एक स्टेप में डिकम्पोज हो रहा है। ठीक है, तो इससे हम ये एजम्पशन लेते हैं या ये एज्यूम करते हैं ड्यूरिंग द रिएक्शन मोस्ट ऑफ द टाइम में रिएक्टिव इंटरमीडिएट का कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, एक्सेप्ट कब? एक्सेप्ट इनिशियली क्या होगा? इनिशियली बहुत सारा रिएक्टिव इंटरमीडिएट बनेगा। उसके बाद वो रिएक्टिव इंटरमीडिएट सेकेंड स्टेप में देखो डिकम्पोज होगा। ठीक है, तो इनिशियली रिएक्टिव इंटरमीडिएट का कॉन्सेंट्रेशन को हम कांस्टेंट नहीं मान सकते, और एकदम जब रिएक्शन ख़त्म होने वाला है तब रिएक्टिव इंटरमीडिएट का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लिख सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टिव इंटरमीडिएट remains constant for a reasonable time period during the reaction, except at the very beginning and at the end। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ di/dt इज इक्वल्स टू 0, di/dt इज इक्वल्स टू 0 अकॉर्डिंग टू स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन।
ठीक है, तो यही है सेकंड मेथड का प्रिंसिपल। यहाँ पे आई का मीनिंग क्या है, आप यहाँ पे आई का मीनिंग है इंटरमीडिएट, ठीक है। तो इस प्रिंसिपल को यूज़ करके निकालते हैं रेट लॉ। देखो पहले स्टेप के लिए रेट लॉ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे देखो, डी ओ बाई डी टी इज इक्वल्स टू के वन इंटू O3। मैं यहाँ पे प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख रहा हूँ। दिस इज़ फॉर फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप के लिए मैं रेट लॉ को ऐसे लिख सकता हूँ, K2 इंटू O इंटू O3। ये एलिमेंटरी स्टेप्स हैं 1 और 2, इसीलिए मैं लॉ ऑफ मास एक्शन डायरेक्टली यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे नेट चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एटॉमिक ऑक्सीजन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या डी ओ बाई डी टी इक्वल्स टू क्या होगा, इक्वल्स टू हो जाएगा ये रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एटॉमिक ऑक्सीजन माइनस रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ एटॉमिक ऑक्सीजन। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, K1 इंटू O3 माइनस K2 इंटू O इंटू O3। ठीक है बच्चों, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन यूज़ करूँगा। मतलब ये डी ओ बाई डी टी इजिकल्स टू क्या है, ये इजिकल्स टू है 0। मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूँ, एटॉमिक ऑक्सीजन इजिकल्स टू K1 बाई K2। ठीक है, अब यहाँ पे देखो पहले स्टेप, अब यहाँ पे देखो पहले स्टेप में ओजोन गैस डिकम्पोज हो रहा है, सेकंड स्टेप में भी ओजोन गैस डिकम्पोज हो रहा है। तो ओवरऑल रेट ऑफ डिसअपियरेंस या डिकम्पोजिशन ऑफ O3, ये क्या होगा, इसको मैं ऐसे लिखूंगा, DO3 बाई डी टी इज इक्वल्स टू K1 इंटू O3 प्लस K2 इंटू O3 इंटू O। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे देखो क्या करना है। अच्छा बच्चों, एक चीज़ ध्यान रखना है, इस पॉइंट को नोट कर लेना। जब रेट लॉ का हम डेरिवेशन करेंगे, उसमें इंटरमीडिएट नहीं होना चाहिए, सिर्फ रिएक्टेंट ही होना चाहिए। तो इंटरमीडिएट को हटा के हमें रिएक्टेंट लाना है। और यहाँ पे देखो मुझे कौन सा इंटरमीडिएट है, यहाँ पे ये एटॉमिक ऑक्सीजन इंटरमीडिएट है। तो इसको हटा के हमें क्या लाना है, इसको हटा के हमें रिएक्टेंट लाने का कोशिश करना है, या इसको यहाँ से रिमूव करना है। अब यहाँ पे इसको रिमूव करने का तरीका क्या है, स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन, ये जो मैंने डिराइव किया है, इस चीज़ को यहाँ पे लाना है। अब देखो K1 इंटू O3 प्लस K2 इंटू O3 K1 बाई K2। अब K2 कट जाएगा तो क्या होगा, 2K1 इंटू O3 या माइनस 1/2 DO3 बाई डी टी इज इक्वल्स टू K1 इंटू O3। और ये क्या है, दिस इज द रेट ऑफ रिएक्शन। लुक एट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देखो, यहाँ पे 2O3 है। तो अगर डिफरेंशियल रेट लॉ या डिफरेंशियल रेट को हम लिखेंगे तो क्या होगा, -1/2 DO3 बाई dt। तो ये आ गया, देखो दिस इज द रेट लॉ। और देखो ये और ये एक दूसरे के साथ मैच कर रहा है। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं सेकंड एग्जांपल। यहाँ पर रिएक्शन क्या है, 2NO2 प्लस F2 से बन रहा है 2NO2F। अब ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। ठीक है, इसके लिए रेट लॉ देखो ये दिया गया है,
के इंटू NO2 इंटू F2, ये सेकेंड ऑर्डर है। अब देखो मेकानिज़्म दिया गया है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, प्रोपोज्ड मेकानिज़्म से इस रेट लॉ को डिराइव करना है। बच्चों देखो यहाँ पे पहले स्टेप में ये एटॉमिक फ्लोरीन बन रहा है, ये हाईली रिएक्टिव है। अब हाईली रिएक्टिव स्पीसीज़ बहुत तेज़ी से रिएक्ट करता है, तो सेकेंड स्टेप क्या होगा, फास्टेस्ट होगा, और पहला स्टेप क्या होगा, स्लोएस्ट होगा। तो पहला स्टेप यहाँ पे आपका है RDS, और यहाँ पे K2 वेरी वेरी ग्रेटर देन K1, ठीक है। अब देखो रिएक्शन का रेट RDS के ऊपर डिपेंड करता है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू K1 इंटू NO2 इंटू F2, ठीक है। ये मैंने कहाँ से लिखा है, बाय यूजिंग द RDS स्टेप, ठीक है। RDS स्टेप में मैंने लॉ ऑफ मास एक्शन लगा दिया है, तो क्या हो जाएगा RDS स्टेप का रेट K1 इंटू NO2 इंटू F2, और यही होगा रेट ऑफ रिएक्शन, बिकॉज रेट ऑफ रिएक्शन RDS के ऊपर ही डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये वाला स्टेप तो बहुत आसान है। तो बच्चों देखो मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ, इन दोनों मेथड में RDS मेथड ज़्यादा आसान है। हम लोग एग्ज़ाम में इसी को करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन मेथड। देखो यहाँ पे नेट चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टिव इंटरमीडिएट क्या होगा, जैसे मैंने लास्ट एग्जांपल किया था, लास्ट क्वेश्चन किया था, बिल्कुल ऐसा ही होगा। देखो पहले स्टेप में फ्लोरीन बन रहा है, सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है, फ्लोरीन डिकम्पोज हो रहा है। तो पहले स्टेप के लिए मैं लिख दूंगा K1 इंटू NO2 इंटू F2 माइनस K2 इंटू NO2 इंटू F। अब स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन मैंने लगा दिया है, ये dF/dt क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा चीज़ होगा। उसके बाद मैं देखो लिख रहा हूँ डायरेक्ट F इज इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा, F इज इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा K1 बाई K2 इंटू F2, ठीक है। अब देखो रेट ऑफ डिसअपियरेंस, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ NO2, ये क्या होगा, ये हो जाएगा माइनस dNO2/dt, ये इज इक्वल्स टू होगा। देखो दोनों स्टेप में ही NO2 आपका डिकम्पोज हो रहा है, तो मैं ऐसे लिख दूंगा K1 इंटू NO2 F2 प्लस K2 इंटू NO2 F। अब मैं यहाँ पे ये देखो F यहाँ पे रिएक्टिव इंटरमीडिएट है, तो जब हम अल्टीमेटली रेट लॉ को डिराइव करेंगे तो रिएक्टिव इंटरमीडिएट को हमें रिमूव करना पड़ेगा। तो F को हम यहाँ से हटाएंगे, तो F को कहाँ से हटाएंगे, इसको यूज़ करके। तो K1 इंटू NO2 F2 प्लस K2 इंटू NO2, अब F इज इक्वल्स टू क्या है, K1/K2 है इंटू F2, तो K2 कट जाएगा, ये अल्टीमेटली हो जाएगा 2K1 NO2 इंटू F2, मतलब -1/2 dNO2/dt इज इक्वल्स टू, मैं लिख सकता हूँ NO2 इंटू F2। नाउ दिस इज द रेट लॉ ऑफ द अबव रिएक्शन। तो देखो यही रेट लॉ मैंने पहले लिखा था, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ मैच कर रहा है, मतलब स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन से भी हम प्रोपोज्ड मैकेनिज्म से रेट लॉ को डिराइव
कर सकते हैं। ठीक है, चलो बच्चों देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। देखो बच्चों, मान लो आपको ये क्वेश्चन दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपको रेट लॉ पहले से नहीं दे दिया है। एग्जाम में क्या होगा, आपको एक क्वेश्चन दिया रहेगा, एक प्रोपोज्ड मैकेनिज्म दिया रहेगा, उसके बाद पूछेगा व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन या व्हाट इज़ द रेट लॉ, ऐसे। ठीक है, अब बच्चों देखो, मैं यहाँ पे दोनों मेथड यूज़ कर सकता हूँ, तो मुझे वो RDS मेथड ज़्यादा अच्छा लगता है करने के लिए, दोनों मेथड कर सकता हूँ। मैं अभी करूँगा RDS मेथड, आप लोग घर में स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन भी ट्राई करके देखना। ठीक है, तो मैं यहाँ पे RDS मेथड यूज़ करूँगा अभी, यूजिंग RDS मेथड। तो देखो यहाँ पे ये लिखा गया है, सेकंड स्टेप आपका स्लो है, पहला स्टेप आपका रैपिड इक्विलिब्रियम है, तो सेकंड स्टेप आपका स्लोएस्ट है, मतलब सेकंड स्टेप आपका RDS है। अब देखो RDS के ऊपर रिएक्शन का रेट डिपेंड करेगा, तो मैं लिख सकता हूँ रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, K2 इंटू O2 इंटू O2। ठीक है, ये मैंने कहाँ से लिखा है, ये मैंने लिखा है फ्रॉम द सेकेंड स्टेप, मतलब फ्रॉम द RDS स्टेप में, RDS में मैंने लॉ ऑफ मास एक्शन लगा दिया है। ठीक है, अब देखो N2O2 क्या है, यहाँ पे N2O2 इंटरमीडिएट है। मैंने आपको क्या कहा था, इंटरमीडिएट रेट लॉ के एक्सप्रेशन में नहीं होना चाहिए, मतलब दिस इज नॉट रेट लॉ एक्सप्रेशन, ये रेट लॉ एक्सप्रेशन नहीं है। रेट लॉ के एक्सप्रेशन में रिएक्टेंट होना चाहिए, इंटरमीडिएट नहीं होना चाहिए, तो मुझे इंटरमीडिएट को यहाँ पे हटाना पड़ेगा। अब देखो फ्रॉम द फर्स्ट स्टेप वी कैन राइट K इक्विलिब्रियम या KF बाई KB इज इक्वल्स टू N2O2 बाई NO का होल स्क्वायर, या N2O2 इज इक्वल्स टू क्या होगा, K इक्विलिब्रियम इंटू NO का होल स्क्वायर। ठीक है, तो मैं इसको यूज़ करके यहाँ पे पुट करूँगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू K2 इंटू O2 को मैं यहाँ पे हटा रहा हूँ, रिमूव कर रहा हूँ, तो K2 इंटू K इक्विलिब्रियम NO होल स्क्वायर इंटू O2, और K2 इंटू K इक्विलिब्रियम को मैं लिखूँगा ऐसे, K मतलब K यहाँ पे क्या है, रेट कांस्टेंट है, मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो ये हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू K इंटू NO का होल स्क्वायर इंटू O2। तो ये हो गया रेट लॉ फॉर द अबव रिएक्शन, मतलब ऑर्डर क्या है, ऑर्डर है आपका 3। बच्चों इस क्वेश्चन में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देख लेते हैं। यहाँ पे रेट कांस्टेंट एक्चुअली में क्या हुआ, K2 इंटू K इक्विलिब्रियम। अब देखो सेकेंड स्टेप क्या है, सेकेंड स्टेप आपका है इरिवर्सिबल, मतलब सेकेंड स्टेप के लिए टेम्परेचर बढ़ाने से रेट कांस्टेंट बढ़ेगा, सेकेंड स्टेप के लिए टेम्परेचर बढ़ाने से रेट कांस्टेंट बढ़ेगा, ये मैंने आपको पहले बताया था। अब देखो फर्स्ट स्टेप में आपका डाइमराइजेशन हो रहा है। अब डाइमराइजेशन में नया बॉन्ड बनता है, डाइमराइजेशन स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो डाइमराइजेशन क्या होगा, ये आपका होगा एक्सोथर्मिक, मतलब डेल्टा H नेगेटिव होगा, अब देखो अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन
बैकवर्ड जाता है। एंड टेम्परेचर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है, डिक्रीज होता है। अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू डिक्रीज होता है। नाउ इन दिस केस डिक्रीमेंट of equilibrium constant is greater than increment of K2 when temperature is increased। इसका मतलब क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने से रेट कांस्टेंट का वैल्यू या ओवरऑल रेट कांस्टेंट का वैल्यू डिक्रीज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं एक ऐसा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है जहाँ पे रेट कांस्टेंट का वैल्यू टेम्परेचर इंक्रीज होने से डिक्रीज हो रहा है, बिकॉज ओवरऑल रेट कांस्टेंट में ये दोनों टर्म इन्वॉल्व है। ओवरऑल रेट कांस्टेंट में ये दोनों टर्म इन्वॉल्व है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम्पल, अच्छे से इसको ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पे जनरली कॉन्सेप्ट क्या है, जनरली कॉन्सेप्ट यही है, टेम्परेचर बढ़ने से रेट कांस्टेंट बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पे देखो ये जो रेट कांस्टेंट है ये दोनों कांस्टेंट से बना है, K2 एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से बना है। अब K2 का टेम्परेचर के साथ रिलेशन कुछ अलग है एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का रिलेशन टेम्परेचर के साथ कुछ अलग है। ठीक है, यहाँ पे डिक्रीमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज ग्रेटर देन द इंक्रीमेंट ऑफ K2, इसीलिए टेम्परेचर बढ़ने से ओवरऑल रेट कांस्टेंट क्या होगा, ओवरऑल रेट कांस्टेंट डिक्रीज होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, आपको ये अच्छे से याद रखना है। तो अगर मैं COCl को, तो बच्चों देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। यहाँ पे देखो 3 स्टेप में ये रिएक्शन हो रहा है, तीनों स्टेप दिया है। ठीक है, पहला 2 स्टेप क्या है, फास्ट इक्विलिब्रियम है, और लास्ट स्टेप क्या है, स्लो। तो लास्ट स्टेप को यहाँ पे बोलेंगे RDS। तो मैं यहाँ पे अभी क्या करूँगा, RDS मेथड को यूज़ करूँगा। तो देखो लास्ट स्टेप क्या है, RDS है, इसके ऊपर रिएक्शन का रेट डिपेंड करेगा। तो मैं लिख सकता हूँ रेट ऑफ रिएक्शन, या इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। देखो ओवरऑल रिएक्शन में देखो ये COCl2 प्रोडक्ट है, तो अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन को प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखूँगा तो क्या होगा, dCOCl2/dt। और इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये डिपेंड करेगा किसके ऊपर, RDS के ऊपर। तो मैं यूज़ कर रहा हूँ लॉ ऑफ मास एक्शन। तो K3 इंटू COCl इंटू Cl2। अब देखो Cl2 तो रिएक्टेंट है, लेकिन COCl क्या है, COCl है आपका इंटरमीडिएट। तो इसको मुझे यहाँ से रिमूव करना है, तभी जाके रेट लॉ आएगा, एक्चुअल रेट लॉ आएगा। ठीक है, अब COCl को रिमूव करने का तरीका क्या है, हमें इक्वेशन 2 को यूज़ करना पड़ेगा, बिकॉज इक्वेशन 2 में देखो, इक्वेशन 2 में आपका COCl है। तो नाउ यूजिंग इक्वेशन 2 देखो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 2 इज इक्वल्स टू COCl, अच्छा इसको मैं नाम दे रहा हूँ इक्वेशन 1, COCl Cl बाई CO, या COCl इज इक्वल्स टू K इक्विलिब्रियम 2 इंटू Cl इंटू CO। तो बच्चों देखो अगर मैं COCl का इस एक्सप्रेशन को इक्वेशन 1 में यूज़ करूँगा तभी भी मेरा रेट लॉ नहीं आएगा, बिकॉज यहाँ पे देखो ये जो Cl है, ये Cl भी रिएक्टिव इंटरमीडिएट है, तो इसको भी मुझे हटाना पड़ेगा। अब इसको हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हटाने के लिए हमें रिएक्शन 1 को यूज़ करना पड़ेगा। अब देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1 इज इक्वल्स टू Cl का होल स्क्वायर अपॉन Cl2, या Cl का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू K इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1 इंटू Cl2, या मैं ऐसे लिख सकता हूँ
Cl is equals to K equilibrium constant 1 to the power half या Cl2 to the power half। तो COCl इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 का जो एक्सप्रेशन है उसको हम पुट करते हैं, तो COCl हो जाएगा कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंटू 2। अब Cl की जगह पे हम पुट कर देते हैं जो एक्सप्रेशन आया है आपका इक्वेशन 3 में, ये ऐसा हो गया, ठीक है। अब इसको मैं यूज़ करूँगा, अब देखो Cl2 एंड CO ये दोनों क्या है, रिएक्टेंट है। अब इसको मैं यूज़ करूँगा इक्वेशन 1 में, तो बाय यूजिंग इट इन इक्वेशन 1 देखो रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा यहाँ पे K3 इंटू COCl को हम पुट कर देते हैं K इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 2 K इक्विलिब्रियम 1 टू द पावर हाफ Cl2 टू द पावर हाफ CO इंटू Cl2। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका K इंटू CO इंटू Cl2 3/2। ये हो गया आपका रेट लॉ ऑफ द अबव रिएक्शन। तो ओवरऑल ऑर्डर क्या है, ओवरऑल ऑर्डर है 1 + 3/2 मतलब 5/2। अच्छा यहाँ पे K इज इक्वल्स टू क्या है, K इज इक्वल्स टू है K3 इंटू K इक्विलिब्रियम 2 K इक्विलिब्रियम 1 इंटू टू द पावर हाफ। तो बच्चों बहुत ही आसान है ये सब, इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आप क्वेश्चन शायद अभी सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। एग्जाम में आपको मैकेनिज्म दिया रहेगा, उससे आपको रिएक्शन का ऑर्डर या रेट लॉ को डिराइव करना है, ठीक है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, इससे क्वेश्चन जो आएगा आपसे आसानी से बन जाएगा। आई होप एग्ज़ाम में आप उसको सॉल्व कर पाओगे। बच्चों आप लोग घर में ये क्वेश्चन सॉल्व करो, आई होप आपसे क्वेश्चंस बन जाएंगे। अगर नहीं बने ये क्वेश्चन तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लेना, मैं इनका सॉल्यूशंस आपको दे दूंगा, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, अगर आपको और भी वीडियोस चाहिए तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।